हाँ तो मेरे प्यारे दोस्त, कैसे हो? सभी बढ़िया, सभी को जयराम जी की। आज देखते हैं इस क्लास में बात करेंगे 10वीं क्लास एमपी बोर्ड परीक्षा में अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए कुछ 10-12 सवाल हमने उठाए हैं। उन सवालों में से आपको परीक्षा में 2 से 3 सवाल या 4 सवाल भी मिल सकते हैं। जी अभी टेस्ट हुआ है हमारी क्लास में, ठीक है। अभी कोचिंग में हमने कोचिंग में इसका टेस्ट लिया है। इसमें हमने 12 क्वेश्चन दिए, जिनमें से 10 क्वेश्चन करना अनिवार्य है। इन 10-12 क्वेश्चनों को हम सॉल्व करवाएंगे, तो आपको बने रहना है। आपका लाभ जरूर होगा ही होगा। समझ रहे मेरे भाई? सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये टेस्ट है आपका 17 तारीख का है और 10वें महीना में लिया हमने 2012 में, ठीक है। और इसी टेस्ट के आधार पर आपका पेपर होगा। एक सैंपल पेपर बना लिया है, उसका हम सॉल्यूशन डालेंगे, पहले विकल्प का, उसके बाद आपके सभी प्रश्नों का 3 पार्टों में उसे बांटेंगे, क्योंकि क्लास लंबी हो जाएगी। और अगर एक ही पार्ट में देखना है तो सभी को प्यारा सा कमेंट कर देना है। ये टेस्ट होगा आपका 4 पार्ट से 7 पार्ट तक का, और हम 7 पार्ट तक आपकी गणित खत्म करवा चुके हैं, आप देख सकते हो चैनल पर। तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन बनता है, ये देखिएगा। और भाई मेरे अगर चैनल पर नए आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और वीडियो में नए थे तो वीडियो को एक बार लाइक कर दो। और इसके बाद दोबारा आपको कहना नहीं पड़ेगा हमें, क्योंकि आप खुद कर दोगे, ये मालूम है आप हमको। तो एक देखना है, इसके पहले एक लाइन बोलेंगे, साहब जिम्मेदारियां ही हैं जो समय से पहले आदमी को बड़ा बना देती हैं। तो इस बात को फॉलो करना है कि आपकी जिम्मेदारियां ही हैं जो आपको समय से पहले बड़ा बना देती हैं। कि साहब जिम्मेदारियां ही है जो समय से पहले आपको बड़ा बना देती हैं। यहाँ देखना है 5 पार्ट से 7 पार्ट तक की चीजें को समझेंगे। तो पहला सवाल होगा, एन के किस मान के लिए, आपको सवाल दिख रही होगी, सीट आपको दिख रही होगी मेन स्क्रीन के वहीं बगल पर, जहां हम यहाँ बगल पर देखिएगा, कहीं भी आपको कॉर्नर में दिख रही होंगी। एन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां 63, 65, 67 और 3, 10, 17 के एन में पद बराबर होंगे। इसकी सीट आपको मिल जाएगी, वही देख लीजिएगा बगल पर। इसको आपको लिख लेना है प्रश्न को। एन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां, पहली समांतर श्रेणी आपकी लिख लेते हैं एक तरफ एपी। सवाल पहला है, गौर से सुनना है इसे। एपी में आपका पहला होता है 63, 65, 67 डॉट 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 डॉट, और दूसरा बगल में साइड में देख लिया आपने कि और लिखा है 3 लिखा है पहला, 3 के बाद लिखा है 10, 10 के बाद 17 और डॉट डॉट। अब एन का कौन सा मान दोनों के लिए बराबर होगा, बस इतना ज्ञात करना है। ये 7.1 का सवाल है आपका, और 7.1 का ये सवाल नंबर आपका, ये सवाल नंबर शायद 7वां 8वां सवाल है, देख लीजिएगा, इतना मालूम नहीं है। यहां से आपने देखा कि ए का मान आपको मिल जाता है 63, प्रथम पद कहलाता है ए, तो लिख देते हैं हम प्रथम पद। आप देख लो प्रथम क्या लिखा है, प्रथम पद 1 है आपका। जब डी का मान निकालते हैं सर्वांतर, तो यहां नीचे लिख दो सर्वांतर। सर्वांतर निकालने के लिए फॉर्मूला, सर्वांतर को डिनोट करते हैं डी से। फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1। तो आप a2 में से a1 घटा दीजिए डी के मान के लिए, तो a2 आपका है 65, 65 माइनस 63, तो डी का मान निकल के आ जाता है आपका 2। यानी इसमें जो अंतर होगा सर्वांतर, सर्वांतर का मतलब सभी में अंतर, तो इसमें जो सर्वांतर होगा वो आपका निकलेगा डी। इसके बाद आपको ज्ञात क्या करना है, जो चीजें इसमें दी गई हैं उसको आप ज्ञात। अब आप इसके पदों का एन का मान करना है आपको बराबर। जब एन का मान बराबर करते हैं तो एन का व्यापक हल ज्ञात करते हैं। सूत्र होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और यहां भी उसी तरीके से सॉल्व करेंगे जैसा इस तरीके से किया है। यहां भी आपका प्रथम पद साथ साथ में चलाओ दोनों को। प्रथम पद आपका 3 है, और यहाँ सर्वांतर एक बार अच्छे से ज्ञात कर लिया है तो आपको खोपड़ी में घुस जाएगा a2 माइनस a1। डी आपका 10 माइनस कितना है, 17 माइनस 10 माइनस आपका 3 है, तो डी का मान आपका 7 निकल के यहां से आ गया। आपको डी से कोई मतलब नहीं है, सवाल में आपको जी निकालना पड़ेगा, पर आंसर आपका जो है उसको फॉलो करिएगा। यहां भी वही पद होगा, क्योंकि एन पद का आपको बराबर करना है कौन सा वाला है, और ठीक है एन माइनस 1 इंटू डी। यहां से देखा आपने कि ए एन आपको पता नहीं है, क्योंकि एन व पद आपको ज्ञात करना है। ए का मान मालूम है, पर आपको यहाँ 63 है प्लस का प्लस।
आपको n का मान मालूम नहीं है क्योंकि आपको n पद बराबर करना है। d का मान 2 है जी, सबको बंदों को मालूम। an का an बराबर में a का मान आपको यहां से 3 है, प्लस का प्लस, यहां भी वही कंडीशन है, पर यहां पर d का मान 7 है। ठीक है, इतना सबको समझ में आ रही हुई चीज है। यहां से एक पद को हम सॉल्व कर देते हैं। पहले 63 का 63 लिख दिया जाए, करते हो प्लस का प्लस 2n माइनस का 2। ठीक है, यहां से देख पा रहे हैं आपके 63 प्लस 2n लाइट चली गई है, थोड़ी सी आपको थोड़ी सी चीजों को समझना है। 63 अगर देखे ना तो आप समझ जाइएगा, मुंह से बोल रहे 63 प्लस 2n माइनस का 2। इसको देखा आपने कि जे माइनस का जे प्लस का, तो कितना होगा 61 प्लस 2n। और देखिएगा बगल में क्या लिखा है आपका कि an बराबर बराबर क्या निकलेगा 3 प्लस 7n माइनस का 7। तो an बराबर क्या आ जाएगा 3, 7 है माइनस के, बड़ी संख्या माइनस की, तो माइनस का 4 प्लस 7n। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2। अब आपने देखा कि हमें an के पद को बराबर करना है, तो समीकरण 1 व समीकरण 2 को बराबर करने पर, या आप शुरू में लिख देते या फिर आप बाद में लिखोगे। समीकरण 1 व 2 को बराबर करने पर, 2 को बराबर करने पर यही बात आपकी रहनी है आखिरी पॉइंट तक। आपने देखा कि 61 प्लस का 2n बराबर में है आपका माइनस का 4 प्लस का 7n। ठीक है, इसके बाद यहां देखिएगा डिस्टर्ब है तबीयत। यहाँ 61 आप सबको एक एक जिसका जिसके साथ मिलन होगा उसका तो गिनती का अक्षर गिनती के साथ आएगा, और ईबीसीडी वाला ईबीसीडी के पास। पर यहाँ जो माइनस के हैं अभी दाएं पक्ष में और बाएं पक्ष में आएंगे तो ये प्लस के हो जाएंगे। जे अभी प्लस के हैं और इस साइड जाएंगे तो ये माइनस के हो जाएंगे। तो आपने देखा कि उसमें लिखा है 61 में 4 इस साइड आए तो प्लस के, और वहां 7 पहले से थे, प्लस के 2 यहां से जाएंगे एन के तो माइनस के। तो यहाँ क्या बच जाएगा आपका कि 65 बराबर में आपका 5n। हमें n का वो मान निकालना है जो दोनों पक्षों को बराबर कर दे। फिर एक बार रख कर देखते हैं आंसर सब सही आता है कि नहीं आता है। यहां से देखा हमने 65 बराबर n बटे 5 गुणा से भाग में, यानी n का मान 13 आ जाता है। अब जी 13 एक ऐसी संख्या है जो दोनों पदों को बराबर करेगी। यहां एक बार लिख कर दे, अपन मन में करते हैं कैलकुलेशन। n का मान 13 यहां रखिएगा और n का मान 13 यहां रखिएगा। अगर आंसर सही आता है बराबर तो हमारा सवाल सही है। अपन यहां जांच करेंगे, इसे प्रूव्ड करेंगे। ठीक है, अब प्रूव्ड कर देते हैं, इसके बाद तो सभी को सच हो जाएगा ना। जितने क्वेश्चन यहाँ कवर होंगे सुख होंगे, इसके बाद हम अगली क्लास में करेंगे मेरे भाई। ठीक है, पर आपको चीजें ऐसे समझना है कि जैसे दोबारा समझना ना पड़े। इसकी जांच कर देते हैं। आपका पहला पद ये है, ए का मान आपको मालूम है कि 63 था, डायरेक्ट रखो, प्लस एन का मान हमें ज्ञात हो चुका है कि हमारा 13 है माइनस का 1, और डी का मान यहाँ पर आपको 2 मिला है। बराबर में जल्दी से रखिएगा, 3 है और प्लस में आपको 13 मिला है, माइनस का माइनस 7 मिला है। 63 का 63 हो गया, प्लस का प्लस 12 दूनी होता है 24 बराबर 3 का 3 आ गया, यहां से बच गया आपका प्लस का 12, 12 7 होता है 84। 63 का 63 प्लस 12 दूनी 24 बराबर में 3 का 3 और 12 7 होता है 84। तो यहां से देखिएगा कितना आया, यहां से भी 87 और बराबर में भी 87, 87 बराबर 87, यानी सवाल हमारा सही है। जिसे पेपर में टाइम बचे वो इस तरीके से सवाल की जांच भी कर सकता है। इसके बाद सवाल नंबर देखते हैं दूसरा। तो पहले वाले सवाल में जिस टॉपिक को मजा आ चुकी होगी, तो मेरे भाई चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, वीडियो में नया आते तो वीडियो को लाइक कर दिए। इसके बाद देखते हैं हम सवाल नंबर दूसरा। तो सभी बंदे तैयार है ना सवाल नंबर दूसरे के लिए? तो चलो ये रहा सवाल नंबर दूसरा। आपको सवाल नंबर दूसरा देखेगा, n के किस मान के लिए, दूसरा सवाल है, किसी समांतर श्रेणी का 11वां पद 38 है तथा 16वां पद 73 है। सवाल को समझना है, 5.1 का सवाल है, यहाँ 5 ही सवाल हो पाना मेरे भाई। अगली क्लास में करेंगे 10 सवाल कवर जल्दी से। किसी समांतर श्रेणी का 11वां पद 38 तथा 16वां पद 73 है। इस समांतर श्रेणी का 31वां पद आप ज्ञात कीजिए। इस श्रेणी का 31वां पद आपको ज्ञात करना है। यहां देखिएगा डायरेक्टली हल करते हैं। सवाल आपको मैंने स्क्रीन पर साइड में सीट में दिख रहा होगा। ठीक है,
हल डालेंगे। सवाल नंबर दूसरा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये मेरे भाई, बिल्कुल आप लिख लीजिएगा। अगर ना आए तो दोबारा आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, जो आप कहेंगे वो हम करेंगे, ठीक है। किसी समांतर श्रेणी का 11वां पद, तो लिख देते हैं 11वां पद। किसी देखो समांतर श्रेणी लिखना पड़ेगा, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी को नोट करते हैं एपी में। समांतर श्रेणी का 11वां पद, 11वां पद 38 है, समझे। यहां से 11वां पद आपका 38 है, यहां पर 11 बने हैं, 2 लाइन है, नहीं समझना इससे। 11वां पद 38 है आपका। तो आप बताइएगा, सवाल पहले आपने समझे हैं, जब कभी भी पद निकालते हैं 11वां पद मतलब a 11 है, तो इसका व्यापक हल का सूत्र लगाते थे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जी आपको समझाने के लिए काम करते हैं, समझना आना चाहिए, देर भले लग जाए। तो यहां से 11 निकालना है ना, ए का मान मालूम नहीं है, एन का मान आपको मालूम है, तो कितना आएगा, ए प्लस 10 डी आएगा ना, ए प्लस 10 डी आएगा। इसका मतलब यहां क्या लिखेंगे, ए प्लस 10 डी बराबर 38। इसे नाम देंगे कुछ समीकरण एक। अब हम समीकरण 2 को लिखने में इस प्रोसेस का प्रयोग नहीं करेंगे। अब ये बहुत डिस्टर्ब है। यहां देखते हैं, दोबारा देखेंगे। समांतर श्रेणी यानी एपी लिख दिया हमने डायरेक्ट। अब आपको लिख लेना है एपी का कौन सा पद है। अब आपका 16वां पद, 16वां पद, 16वां पद आपका दिया गया है 73 है ना 16वां पद। तो 16वें पद के लिए क्या करेंगे, a प्लस 15 एक कम कर देंगे और बराबर में 73। अब क्या करेंगे मेरे भाई, जिसने पहले की क्लास से सभी अटेम्प्ट की हैं अगर हमारी, तो वो तो बिल्कुल आसानी से करेगा इसको, जिसने नहीं की है उसकी तो हो जानी है बल्ले बल्ले। यहां से देखो समीकरण 1 व समीकरण 2 को, समीकरण 1 व समीकरण 1 व 2 को घटाने पर तो देखो समीकरण 1 आपका a प्लस विलोपन जानते हो ना, विलोपन पहले कर चुके हैं, तो यहां विलोपन का प्रयोग करना है, ठीक है। 15d और यहां क्या मिलेगा, बराबर में 78, ठीक है। अब यहां से आप एक जानकारी जानते हो कि जब कोई एक गुणांक सेम होना चाहिए विलोपन में, तो a सेम है, इसलिए हमने इसको यहां से देखा माइनस का 5d बचेगा। यहां से 38 में से कभी घटेंगे नहीं, पर 73 में से घटेंगे तो कितना बचेगा, 8 13 में से जाएंगे 8 तो बचेगा 5, 6 में से यानी 35 बचेगा। माइनस का तो माइनस से माइनस गायब, यानी 5d बराबर 35। तो d बराबर 7/5, ठीक है, 35/5 यानी आता है 7। जब d का मान 7 आ गया, तो अब जैसे विलोपन में करते थे वैसे विलोपन ही है एक प्रकार की। d का मान समीकरण 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, समीकरण 1 में रखो सरलता से, क्योंकि 10 है वहां पर। a प्लस 10 गुणे 7 बराबर 38, तो यहां से a प्लस 70 हो जाएगा बराबर में 38। तो a का मान 38 के पास में जाएगा जब ये 70, तो कितना बचेगा, यहां जब 38 के पास में 70 जाएगा, 38 है ना यहाँ पर, 38 के पास में 70 गया, तो यहां से कितना बचता है, a बराबर 38 में से घटाओ तो बचता है माइनस का 32 ही बचेगा, माइनस का 32। अब यहां से का मान माइनस का 32 आया, पर आपको विश्वास नहीं तो आप इसमें रखो 17 का पढ़ेंगे 15 का पहाड़ा, तो 15 7 होता है 105। 105 में से घटा दीजिएगा इसको तो बचेगा 32 ही, ठीक है। 5 में से गए 2 तो 100 में से गए 70 तो बच गया 30। यहां से हमें करना है 31वां पद ज्ञात, 31वां पद। तो 31वां पद के लिए n का मान आपको 31 मिल गया, a का मान आपको माइनस के 32 मिल गया, और d का मान आपको 7 मिल गया। और क्या चाहिए आपको बताओ, अब कुछ नहीं चाहिए, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला फॉर्मूला। an आपको ज्ञात करना है, 31 वाला पद ज्ञात करना है, ठीक है। an क्या होगा, an होगा 31 बराबर में, an मतलब n का मान 31, a का मान माइनस का 32 है, प्लस का प्लस, n का मान 31 है और माइनस का मान, d का मान आपका 7 है, बराबर में माइनस का 32 प्लस का प्लस 30 गुणे 7, बराबर में माइनस का 32 प्लस 7 21 210, बराबर में इसमें से घटाओ कितना बचता है, 210 में से घटाओ इसको, 210 में से 30 में से घटाओ, सीधा 100 को घटाते तो कितना बचता है
170 बचता है, 10 में से घटा दो आप किसको, 2 को, तो 8 बचता है, यानी 178। तो 31वां पद जो आएगा आपका वो 178 आएगा, और जी हमारा इस प्रश्न का आंसर है। अब भी किसी भाई को इसमें दिक्कत है तो प्यारा से कमेंट डला है, तो उसमें कमेंट में सभी बता सकते हैं। मेरे भाई मजा आ चुका होगा, ठीक है, मजा आ चुका होगा। मेरा एक ही लाइन पर डिपेंड करती है, जो होगा सो देखा जाएगा। इसमें आपको देख लेना, यहाँ आपका हो गया है। अब आप प्रश्न क्रमांक तीसरे के ऊपर फोकस करिएगा जल्दी से। प्रश्न क्रमांक तीसरा, पहले एक दिन में समांतर श्रेणी भर के क्वेश्चन आप करेंगे। तीसरा नंबर का आप क्वेश्चन देखो, तो तीसरे नंबर क्वेश्चन में लिखा है आपका बिंदु 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। चलो प्रश्न देखो, 7 पार्ट का प्रश्न है आपका, ठीक है। तीसरा नंबर का आपका प्रश्न होगा, दो बिंदु के बीच की दूरी याद करना है, 2 मिनट का सवाल है। पहला वाला बिंदु आपको ए दिया गया है 2, 3, और दूसरा बिंदु आपको बी दिया गया है। यहाँ नाम नहीं बोला है, सबसे पहले माना पहला बिंदु जो आपका है 2, 3 है, और बी वाला बिंदु आपका 4, ए है, ठीक है जी। आपको 2 बिंदु दिए जाएंगे, इन बिंदु के बीच की दूरी, तो बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है, जब भी कभी बीच की दूरी लगाते हैं तो √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले में मान रखो तो आपको अभी ये मालूम भी नहीं होगा x1 x2 का होता है। तो यहां से देखो ऊपर कि x1 का मान मतलब पहला x2 का मान होता है, x1 का मान 2 है, x2 का मान आपका मान 4 है, y1 xy होते हैं, xy होते हैं, तो यहाँ x1 का मान 3 और y2 का मान 1 है। इस फॉर्मूले में रखो ए बी की दूरी निकालना है बराबर में √ का √ यहाँ से x2 का मान आप 4 जानते हो और x1 का मान 2 होल स्क्वायर सबका। y2 का मान आप 1 जानते हो, लेकिन y1 का मान आप 3 जानते हो। ए बी का ए बी, √ का √ यहाँ से देखा तो 2 का होल स्क्वायर और प्लस में 2 का होल स्क्वायर, पर यहाँ माइनस का है, तो यहाँ क्या आएगा, ए बी बराबर आ जाएगा आपका 4 + 4, 4 4 होता है 8, √ का 8। इसको सही तरीके से लिखा जाए तो 2 √2 होता है, इसका मतलब वर्ग इकाई, ठीक है। वर्ग इकाई लगाती है, क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, ठीक है जी। इसका आंसर है, इसलिए समझ में आ चुकी हुई। अब चौथा नंबर का एक प्रश्न देख लीजिए जल्दी। y का y मान ज्ञात कीजिए, जिसके लिए बिंदु P का मान दिया गया है, Q का मान दिया गया है, बीच की दूरी का मात्रक भी आपको 10 दिया गया है। तो ये सवाल देखते हैं। सबसे पहले बिंदु क्या दिए गए हैं आपको, y का मान ज्ञात करना है, y का मान ज्ञात कीजिए, किसका, y का मान ज्ञात कीजिए। लो हमने ए बार डाल दिया कि y का मान ज्ञात करना। सवाल आपको मैंने इसके में दिख रहा होगा, जिसमें आपको P के निर्देशांक दिए गए हैं 2 - 3 और Q के निर्देशांक उसी में 10y है, और इनके बीच की दूरी का जो मात्रक है, जो बीच की दूरी ऐसे निकाली हमने, इसका मतलब क्या हुआ, ए बी की बीच की दूरी 2 √2 यानी √ के 8 आ गई। तो ए बी यहाँ मात्रक दिया गया 10, यानी पी क्यू का मान आपको दिया गया है यहाँ पर 10 मात्रक, आपको 10 इसका दिया गया है, ठीक है। जब 10 आपको मात्रक दिया गया है और दूरी का सूत्र आपको सबको मालूम होना चाहिए। दूरी का फॉर्मूला अभी लिखा है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ x1 का मान आपने देख लिया कि 2 है, y1 का मान -3 है, x2 का मान 10 है और y2 का मान आपका y है। इतना सबको मालूम है। ए बी यानी पी क्यू के लिए निकालना है तो √ का √ ठीक है। आपने देखा x2 का मान देखो इसी में लिखा है कि 10 है, और बगल में देखिएगा कि x1 का मान प्लस का 2 है होल स्क्वायर, y2 का मान y है और y1 का मान माइनस का माइनस है, माइनस का 3 होल स्क्वायर है, ठीक है, सबका होल स्क्वायर है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो पी क्यू बराबर में √ कर लो, यहां से कितना बचेगा 8 का होल स्क्वायर प्लस का प्लस y माइनस प्लस 3 स्क्वायर। अब यहाँ पी क्यू का मान आपको 100 दिया गया है, ऊपर देखिएगा पी क्यू का मान जब आपको 100 दिया गया है और वही हमें उसी से मतलब है, तो इसको अगर उस साइड लिख दें तो किसी को दिक्कत है नहीं होनी चाहिए। यहां से जब इस साइड लिखेंगे तो 8 नहीं होता है 64 प्लस में y प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर में क्या आएगा आपका, बराबर में आपका आएगा 10। ए √ हटेगा तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। ए √ यहां से हटा दिया हमने
तो इसके ऊपर क्या है 64 का 64 प्लस का प्लस y प्लस 3 का होल बराबर में 100 हो जाएगा ना जी 100। अब 64 100 के पास में जाएंगे तो y प्लस 3 होल स्क्वायर बराबर 100 माइनस 64 100 माइनस 64। इसके बाद इस पेज में देखते हैं, इस वाले बोर्ड में देखते हैं, 2 बोर्ड चिपका रखे हैं हमने क्योंकि बड़े बोर्ड लाए कभी इनकम नहीं है। ठीक है, यहां से देखते हैं आप कि यहां देखो पी क्यू, यहाँ y प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर में 36 बच गया। अब यहाँ का होल स्क्वायर खुलेगा तो किसके ऊपर जाएगा 36 के ऊपर गिर पड़ेगा। तो x प्लस y, जब कभी भी अंडर रूट से कोई भी संख्या बाहर निकलती है तो प्लस माइनस की 6 निकलती है। अब एक बार रहेगा प्लस का मान और एक बार रहेगा काय का माइनस का। प्लस का ले लिया y प्लस 6 माइनस के 3 यानी y बराबर आ गया 3, और यहां से माइनस के लिए y प्लस 3 बराबर माइनस के 6, तो y बराबर माइनस के 6 और माइनस, तो y बराबर आ जाता है माइनस का 9। हमें ज्ञात करने थे y के मान, तो y के मान हमारे आ गए प्लस का 3 और माइनस का 9। ये इस प्रश्न का हमारा आंसर रहेगा। तो भाई यहां से हो जाते हैं हमारे टोटल 4 क्वेश्चन, और क्लास खिंच गई है लंबी, तो एक क्वेश्चन और करते हैं और इसके बाद इस क्लास का अंत करेंगे, और फिर इसके बाद देखेंगे अगली क्लास में जिसमें 10 क्वेश्चन होंगे। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अगर ये क्वेश्चन आप पढ़ते जाते हो तो ये मान के चलिएगा 70-80% आपकी क्वेश्चन नंबर आ जाएंगे। 70-80 नंबर आपके पक्का है कि ये आ ही जाएंगे। ठीक है, यहां से बात होती है अब प्रश्न क्रमांक 5 में की तरह। प्रश्न क्रमांक 5 में का होने से पहले एक बार लाइट आ चुकी है बेहतरीन तरीके से, तो अब दिख रहा होगा सब कुछ साफ। यहाँ देखते हैं कि आपको क्या करना है, 5वां नंबर का प्रश्न करना। तो मेरे भाई 5वें नंबर प्रश्न करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना है। अब 5वां नंबर का ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है खड़ा हुआ, क्षैतिज का मतलब होता है लेटा हुआ। तो ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंची भूमि पर छाया की लंबाई 4 है। जो ऊर्ध्वाधर है उसकी भूमि से जो लंबाई चलती है वो 4 मीटर की है। ठीक है, 4 मीटर की है, और इसके बाद उसी समय एक मीनार होती है उसी के बगल पे, उसी के बगल मीनार तो ऊंची होती है ना, अब मीनार भी धरती में होगी तो ये धरती है हमारी। अब मीनार उसी के समय उसी के बगल पे है, उसकी पूरी ऊंचाई है 28। कितनी है 28। अब ये 4 वाले तो जाएंगे भाड़ में, कैसे उसी के ऊपर से जा रही है। धरती तो सब सेम है ना, एक ही तरीके है, कहीं ऊंचा नीचे तो है ना इतनी ज्यादा कि तुम्हारा मकान नीचे घुस जाए उसका ऊपर निकल आए। ठीक है, ऐसा नहीं है। तो आपने देखा कि यह मीनार आ गई है ऊपर से, और ये हमारा एक स्तंभ बना। अभी हम समझा रहे हैं, क्रम से लिखेंगे इसको। तो आपको ये देखना है कि इसकी लंबाई तो 6 मीटर है, 6 मीटर है, मतलब यहां तक की लंबाई 6 मीटर होगी। अब वो ये बात पूछ रहा है आपसे कि आपको मीनार की ऊंचाई बताना है। ठीक है, ऊंचाई मतलब लंबाई ही होता है। तो यहां हम इस सवाल को अच्छे से सॉल्व करेंगे, तो मेरे भाई टके रहना है। ठीक है, जब सवाल समझ में ना आए तब आपको बाद में बताना है कि यहां हमको समझ में नहीं करने का, आपका कोई डाउट नहीं बचेगा इसमें। तो आपको खुद बना देते हैं, आप खुद पे ऊपर फील करिएगा कि एक स्तंभ समझ लो, आप खुद एक स्तंभ हो। ठीक है, धरती पर आप खड़े हो, आप छोटे हो, आप स्तंभ हो। आप छोटे खड़े हो स्तंभ की तरह, आपकी लंबाई है 6 मीटर। आपने यहां से देखा है धरती पर, जब हमने बताया अभी त्रिकोणमिति समझाते थे उस समय, हम यहां देखते हैं कि आपको इतना बिंदु मिल रहा है। ठीक है, इसकी लंबाई ABC है। ठीक है, ABC इसको हमने नाम दे दिया। इसमें हम समझते हैं इसकी 4 मीटर है, इसकी ऊंचे नीचे आधार इसका 4 मीटर है, और इसी के ऊपर एक इसका बगल में एक कोई दोस्त आता है, इससे बहुत ही लंबा है, और वो यहाँ खड़ा हो जाता है। जब वो लंबा है तो उसकी छाड़ी भी उससे लंबी बनेगी, जो छाया है। तो उसने देखा कि इस छाया की लंबाई तो 28 मीटर है। जब इसकी लंबाई 28 मीटर है, मतलब इसका कितना गुना होगा 7 गुना। तो इसका भी 7 गुना होगा, यानी आंसर हमारा 42 आएगा। इसका जब 7 गुनी छाया है, जब तुम्हारी छाया हमारी छाया तुमसे 7 गुनी है, तो हमारी ऊंचाई भी तुमसे 7 गुनी होगी। तो इसी प्रकार से यहां से जब ऊंचाई, इसकी छाया 7 गुनी है, 7 चौका 28, तो इसकी ऊंचाई भी 7 गुनी होगी, यानी हमारा आंसर 42 आएगा। सबका यहां से क्वेश्चन खत्म होता है। यहां देख लेते हैं अपन P और
क्यू दे लो, यहाँ पर आप सी बनाइए। समझिएगा, आपने समझ तो लिया है पूरा चित्र को। इस यहाँ एक मीनार है, इस तरीके की मीनार, ठीक है। इसमें एक लड़का आगे खड़ा है जिसकी ऊंचाई है 6 मीटर की, और जी यहाँ से देखेगा भी, और यहाँ पी क्यू मान लेते हैं, यहाँ आर, चलो ए बी सी, ए बी और सी, फिर यहाँ डी होगा और यहाँ पर ई होगा, ठीक है। यहां से यहां तक की दूरी है 4 मीटर और यहां से यहां तक की है 28 मीटर, ठीक है। इतना आपको सबको मालूम है। अब इसमें कुछ नहीं करना है, जो दिया गया है हमें, दिया क्या है आपको कि आपको दिया गया था, दिया है स्तंभ की छाया है 4 मीटर, और स्तंभ की ऊंचाई है आपकी 6 मीटर, और यही मीनार बगल में खड़ी हो जाती है। मीनार की छाया 28 मीटर। अब हमें मीनार की निकालना है, मीनार की ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी, ये आपको हम बता चुके हैं कि मीनार की ऊंचाई 42 होगी, क्योंकि 4 गुनी है इसकी यहां से। तो अब क्या बनेगा, यहाँ त्रिभुज 2 बन रहे हैं, कौन कौन से, त्रिभुज एबीसी सर्वांश सम होगा किसके, त्रिभुज पी ई और आर के। अब त्रिभुज पी ई आर की क्यों सर्वांश सम होगा, क्योंकि आपको हम अभी बता चुके हैं समरूपता का पहले क्लास में, जो इसने 6 पार्ट पढ़ा है। समरूपता, इनकी आकृति समान है, यानी लड़का जी है और लड़का जी है समान है, इसलिए वो आदमी होता है, दोनों समान हुए। इसमें आप देखते हो कि क्या बनेगा आपका ए बी बटे क्या बनेगा आपका बीसी, नहीं सर्वांश सम होगा तो ए बी बटे क्या बनेगा आपका बी, यहाँ डी और ई बना है, ए बी बटे डी ई बनेगा, है ना, ये बनेगा ना। और इसके बाद देखा हमने कि इसकी ये रेखा है, इसकी ये रेखा है, तो आ जाएगी आपकी बीसी बटे ईसी। मान हमें अभी ज्ञात नहीं है, हमने इसको x मान लिया, ठीक है। बटे में डी का मान आपको मालूम है कि 6 है, बराबर में बीसी का मान आपको मालूम है कि 28 है, पर इसी के बगल में नीचे ई और ई से सी तक की दूरी आपकी 4 है, तो 4 सत्ते 28 होता है, तो x बटे 6 बराबर 7 बटे 1। अब तिर्यक गुणा होता है कि नहीं होता है, तो x बराबर 6 गुणे 7, यानी x बराबर 42 मीटर। तो इसकी क्या हुई, इसकी लंबाई हमें ऊंचाई ज्ञात करनी थी, मीनार की हमें ऊंचाई ज्ञात करनी थी। तो यहां से मीनार की ऊंचाई क्या निकली, सबको दिख रही होगी सामने। तो मीनार की ऊंचाई पहले बता दिया था हमने कि 42 मीटर होगी। ये इसका आंसर है। ऐसे होते हैं हमारे 5 सवाल खत्म। समझाने में थोड़ा टाइम लगता है, पर दोबारा भूल गए। तो मेरे भाई, अगर सभी को क्लास समझ में आई हो तो मेरे प्यारे मित्र क्लास को एक बार क्लास को लाइक कर देना, और अपने मित्रों के पास फ्रेंड सर्कल में से भेजने की कोशिश करना है, जिससे वो भी देख सके और उन पे भी क्वेश्चन बन सके। जल्ला नहीं, किसी से नहीं, कोई की कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो मेरे प्यारे मित्र, अब कर देते हैं क्लास का अंत। जय सभी को दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।